स्थिति बनी हुई है। कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि त्योहार 3 मार्च को मनाया जाएगा या 4 मार्च को। पंचांग की गणना के अनुसार तिथि और ग्रह नक्षत्रों के योग के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का भी साया है। चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर शुरू होगा। चंद्र ग्रहण 6:47 पर समाप्त होगा। ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है। सूतक काल के दौरान शुभ कार्य, पूजा पाठ और उत्सव करना उचित नहीं माना जाता है और यही कारण है कि 3 मार्च को रंगों का उत्सव न मनाकर 4 मार्च को होली खेलना शास्त्रों के अनुसार सही माना गया है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंगों भरी होली मनाई जाती है और इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का साया है। क्या करे, होलिका दहन कब करे, क्या करे और क्या ना करे, तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तमाम गेस्ट। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नितिशा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ स्वाति उलावालिया भी जुड़ी हुई है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल ले लेते हैं प्रतीक जी से। प्रतीक जी, होली की तिथि को लेकर के कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, आप सबसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। सबसे पहले प्रतीक जी आप बताइएगा। देखिए, समस्या ये है इस बार कि 2 तारीख को पूर्णिमा तिथि शुरू हो जा रही है और 3 तारीख तक लग रही है और दहन उसी समय होता है और यहाँ पर भद्रा भी बीच में आ जा रही है। अब भद्रा आ जाने की वजह से 3 तारीख को लोग 3 से भी बचना चाह रहे हैं और 2 को ही शुरू हो जा रही भद्रा। अब इस पर सोने पे सुहागा हो रहा है चंद्र ग्रहण लगना। अब लोग कह रहे हैं भाई ये तो होली का जो पर्व है बड़ा शुभ पर्व है, ग्रहण काल में कैसे कर लें। तो ये सारी ऊहापोह की जो स्थिति है 2 और 3 के बीच कंफ्यूजन दहन का कर रही है आयुषी जी। रंग खेलने में कोई इशू नहीं, वो 4 तारीख को सबने हाँ एक तरफ से हाँ बोल दिया है। 4 तारीख को रंग खेल लेंगे हम सब, लेकिन जलाई कब जाए, 2 को या 3 को। अब ग्रहण काल में हम कैसे कह दें कि जलाइए और पूर्णिमा तिथि भी तब तक खत्म हो जा रही है। इसलिए कई मत ऐसे निकल के आ रहे हैं कि भाई 2 तारीख को आप जला लीजिए होली को, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जब ग्रहण खत्म हो जाए 6:46 3 तारीख को तब जलाना उचित रहेगा। तो यही एक वजह है जहाँ पे आके पंचांग फेल हो जाता है, जहाँ पर आकर क्योंकि पंचांग अपना मत अनुसार कह देता है लेकिन ग्रहण भी लग गया है। अब पंचांग के लिए भी समस्या ये हो गई, ग्रहण को संभालें, भद्रा को संभालें या पूर्णिमा तिथि लें। 3 चीज को संभाल के निकाल के ले आना आसान नहीं है। तो 2 और 3 का कंफ्यूजन इसी वजह से है, लेकिन ये क्लियर है कि खास तौर से आप 2 को मना सकते हैं और 2 को जलाने के समय शाम के बाद 5:55 के बाद शुभ समय है। चलिए नितिशा जी से जान लेते हैं। नितिशा जी, आजकल हर त्योहार पर ऐसा क्यों हो रहा है, लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कब होली है? देखिए, फागुन माह की पूर्णिमा तिथि पर होली का दहन किया जाता है, यानी होलिका का त्योहार हम लोग मनाते हैं। अब फागुन माह की पूर्णिमा तिथि शाम 5:55 से शुरू हो रही है 2 फरवरी को और ये समाप्त हो रही है 3 फरवरी को 5:07 पर। तो 3 तारीख को 5:07 पर जब पूर्णमासी तिथि समाप्त हो जाएगी, और होलिका के लिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि होलिका दहन प्रदोष काल में होना चाहिए। तो प्रदोष व्यापनी पूर्णमासी हमें कब मिल रही है? प्रदोष व्यापनी पूर्णमासी हमें मिल रही है 2 फरवरी को, जबकि 3 तारीख को प्रदोष व्यापनी पूर्णमासी नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे भद्रा का साया भी है, तो यहाँ पे पंचांग भद्रा के लिए भी कहते हैं कि भद्रा अगर पुच्छ में हो तब आप होलिका दहन या ऐसे कोई उत्सव मना सकते हैं। अब भद्रा का पुच्छ अगर हम लोग देखते हैं तो वो हमें मिल रहा है रात्रि काल के समय। इसलिए 2026 में होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त आ रहा है वो निश्चित काल यानी 12 बजकर से आरंभ हो रहा है और 2:02 पर रहने वाला है। वैसे विशेष मुहूर्त जो आ रहा है वो आ रहा है 12:56 से, लेकिन निश्चित काल चूंकि अपने आप में ही शुभ है इसलिए हम लोग 12 बजे से इसे लेकर 2:02 तक मनाएंगे। अब रही 3 तारीख की बात, कंफ्यूजन 3 तारीख को है। तो आयुषी जी, 3 तारीख को लग रहा है चंद्र ग्रहण। ग्रहण मतलब ग्रहण लगना या फिर एक ग्रह के साथ ऐसी स्थिति क्योंकि सूर्य चंद्रमा बीच में पृथ्वी आ जाएगी और चंद्रमा को पूरी तरह से ढक देगी। अब ग्रहण काल के समय जो हमारी ऊर्जाएं होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। बिल्कुल, इस समय पूजा निषेध हो जाती है, आप मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते। तो इस समय ग्रहण काल के समय
होलिका दहन तो नहीं किया जा सकता। दूसरा, प्रदोष व्यापनी हमें समय नहीं मिल रहा है, इसलिए 3 तारीख को बिल्कुल भी होलिका दहन का मुहूर्त नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप 3 तारीख को करना चाहते हैं तो वही 8 बजे के आसपास ग्रहण समाप्त होगा। अपनी शुद्धिकरण कीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज जोड़ दें, क्योंकि जब तक भद्रा का मुख होता है तब तक नहीं पूजा करनी चाहिए। ठीक है। जब पूछ होती है तब आप पूजा कर सकते हैं। और उसका समय जो निकल के आ रहा है 2 तारीख को मध्य रात्रि 12:50 से 2:02 तक, तो एक यही काल होगा जब आप होलिका दहन करें। ठीक है स्वाति जी, अब आपसे लेना चाहेंगे सवाल कि होली की तिथि को लेकर के देखिए लोगों में कंफ्यूजन है, आपसे जानना चाहेंगे होली कब है और कब रंगों की होली खेले। देखिए, फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है, उसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। इस वर्ष वैदिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 को शाम को 5:55 से प्रारंभ होकर 3 मार्च को शाम को 5:07 तक रहेगी। लेकिन इस अवधि में विशेष स्थिति बन रही है, क्योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी रहेगा, जिसका समय दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम को 6:27 तक रहेगा। बिल्कुल। और इसी दौरान भद्रा का प्रभाव भी रहेगा। शास्त्रों में होलिका दहन के लिए भद्रा का विचार किया जाता है और ग्रहण काल में भी शुभ अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। इसलिए स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है, जब तक चंद्र ग्रहण समाप्त न हो जाए और भद्रा का साया समाप्त न हो तब तक दहन नहीं किया जाएगा। अतः होलिका दहन को ज्यादा अच्छा समय अगर हम देखें वो 3 मार्च को शाम को 6:47 के बीच से लेकर 8:50 तक मनाया जाएगा, जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा और शास्त्रीय दृष्टि से पूजन के दहन करना उचित रहेगा। इस प्रकार तिथि, भद्रा और ग्रहण तीनों का विचार करके ही सही समय निर्धारित किया जाता है और उसी को अगले दिन रंगों की होली मनाई जाएगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस दिन जो है होली का त्योहार मना सकते हैं। अब चंद्र ग्रहण के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहेंगे टाइमिंग क्या है? होली पर चंद्र ग्रहण का साया है, तो होली के रंग में ग्रहण का भंग हम कह सकते हैं? बिल्कुल, रंग में भंग है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि फागुन मास की पूर्णिमा और पूर्णिमा को ही ग्रहण पड़ते हैं। हर पूर्णिमा को इसलिए नहीं पड़ते हैं क्योंकि एक सीध में हर बार चंद्रमा नहीं आते, बाहरी कक्षा से निकल जाता है। जब एक सीध में आते हैं तब ग्रहण पड़ता है और इत्तेफाकन इस बार एक सीध में 3 मार्च को आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है उस दिन और सिंह राशि में ग्रसित हो रहे हैं केतु के साथ। तो सिंह राशि, कर्क राशि और कुंभ राशि के लिए स्थितियां खराब हो गई, रंग में भंग हो गया और एक पखवाड़े तक ग्रहण का असर होता है। मतलब अगले 14 दिन 18 तारीख तक 17 तारीख तक स्थितियां खराब रहेंगी, तो आपको उस समय बचना होगा। अब होली का जो त्योहार है वो कहीं ना कहीं खुशियों का है, उल्लास का है। अब आपने कहा रंग में भंग, निश्चित तौर पर अब आपको ये समझिए कि 3 तारीख को आपने त्योहार शुरू भी नहीं किया, उसके पहले ग्रहण आप मना रहे होंगे और 6:20 सुबह से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है चंद्र ग्रहण का। मतलब 3 तारीख की सुबह उठते ही आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ गुजिया बना नहीं सकते, तमाम तरह की समस्याएं हैं इस बार। कुछ पकवान बना नहीं सकते क्योंकि ग्रहण शुरू हो जाएगा और वो उसका समय जो है 3:20 के 6:40 तक है। उसके बाद पारण होगा, उसके बाद सूतक खत्म होगा। तो अपने आप में 3 तारीख एक तरह से आप कह सकते हैं कि रंग में भंग डाल रही है इस बार। और ये ग्रहण क्योंकि भारत में दृश्य है, देखिए चंद्रमा एक ही है संसार के लिए, अगर उसको ग्रहण लग रहा है तो पूरे संसार पर असर है। लेकिन जैसे कि मैं आपके अगर एकदम पास में बैठा हूँ तो मैं आसानी से आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपका विरोधी हूँ। अगर दूर बैठा हूँ तो आसानी से नहीं कर सकता हूँ, यही स्थिति है। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पास है तो साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहां दिख रहा है वहां लोगों को ज्यादा सचेत रहना है। नॉर्थ अमेरिका इस बार एंजॉय करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पिछले ग्रहण में परेशान था, तो निश्चित तौर पर काफी कंट्रीज के लिए ठीक भी है। जो इन कंट्रीज में लोग हैं उनको भी खास तौर से जो समुद्र के किनारे रहते हैं, जहां सुनामी का डर रहेगा। और दूसरा, निश्चित तौर पर मैं हर बार कहता हूँ, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में दिक्कतें करती हैं और आगे भी करेंगी, तो भूकंप निश्चित अगले 14 दिन में आएगा। समुद्र से या पानी से संबंधित घटनाएं भी हो सकती हैं। तो 3 बीच से
6:46 तक ये ग्रहण काल है, जिसमें पूर्ण समय मिल रहा है 59 मिनट का, हाँ। जो कि 5 कुछ मिनट से शुरू होकर करीब 5:47 से 6:46 तक रहेगा। बिल्कुल। अब नितिशा जी से सवाल ले लेते हैं, क्या ग्रहण बिगाड़ेगा रंगों का खेल? क्योंकि यही सवाल मैंने प्रतीक जी से कहा कि रंग भंग कैसे हो जाएगा, तो ये चंद्र ग्रहण से क्या असर होगा, कौन से खास उपाय करने चाहिए? नितिशा जी बताइएगा। देखिए, बहुत क्लियर है कि चंद्रमा यानी मन यानी जल, क्योंकि 70% तो हमारी बॉडी में और पृथ्वी पर भी जल है। अब उसके स्वामी चंद्रमा को ग्रहण लगने जा रहा है, और ग्रहण भी जब लग रहा है वो समय भारत पर चंद्र ग्रहण दिख रहा है, इसलिए हम सबको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ग्रहण काल होता है, जो सूतक काल होता है, उसमें पूजा पाठ इत्यादि नहीं किया जाता, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। लेकिन इसी समय को साधु महात्मा बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, साधना के लिए वो इस समय को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी बताते हैं। इसलिए ये समय हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। हम लोग जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, वो हमें प्राप्ति जल्दी होती है। अब आप जिस समय हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है, उस समय अगर हम होली खेलते हैं तो क्या ये उचित रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सूतक काल लग गया है। और होली खेलना यानी सबसे पहले ठाकुर जी को, शिव जी को रंग लगाना, पंच रंगों का एक पंचरंगा आता है, वो लगाया जाता है भोले बाबा को, ठाकुर जी को। अब हम जब मंदिर को छू नहीं सकते तो फिर हम होली कैसे खेल सकते हैं? इसलिए जो प्रदोष व्यापनी जो पूर्णिमा है वो 2 तारीख की रात्रि पड़ रही है। 2 तारीख को रात्रि समय आप होलिका दहन करें। 3 तारीख को आप अपनी पूजा पाठ साधना करें, दान इत्यादि जरूर करें, और साथ ही साथ 4 तारीख को होली खेलें। बहुत क्लियर है कि चंद्र ग्रहण है, भूमि पर, जनजीवन पर अपना असर डालेगी। भूकंप आएंगे, सुनामी आएगी, राजनीति में थोड़ी उथल पुथल हमें देखने को मिलेगी। भावनात्मक रूप से कुछ राशि वाले बहुत कमजोर फील करेंगे, जैसे कि अभी प्रतीक जी भी बता रहे थे कि कर्क राशि, क्योंकि उनके स्वामी चंद्रमा है, सिंह राशि जहाँ पर ये ग्रहण लग रहा है, और साथ ही साथ कुंभ राशि, क्योंकि जहाँ पर ग्रहण लग रहा है कुंभ राशि 180 डिग्री पर आती है, और कुंभ राशि में इस समय 4 ग्रह भी रहने वाले हैं। तो ये जो पूरा वो बना हुआ है, ये कुंभ राशि, सिंह राशि और साथ ही साथ कर्क राशि के लिए कुछ राशियों पे जो है खास प्रभाव रहने वाला है। अब ले लेते हैं सवाल स्वाति जी से। सूतक काल कब से शुरू होगा, आपसे जानना चाहेंगे, स्वाति जी बताइएगा। सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पूर्व प्रारंभ माना जाता है। सुबह 6:20 से सूतक काल मान्य रहेगा, क्योंकि वो चंद्र ग्रहण भारत पे दृश्य रहेगा, इसलिए यहाँ धार्मिक रूप से सूतक काल लागू रहेगा। सूतक काल में मांगलिक कार्य करना निषेध माना जाता है। 3 मार्च 2026 को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण वैदिक ज्योतिष के अनुसार सिंह राशि और पूर्वा फागुनी नक्षत्र में घटित होगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है, और सिंह राशि सूर्य द्वारा शासित होने के कारण ये ग्रहण आत्म पहचान, अहंकार, नेतृत्व, क्षमता और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करेगी। बिल्कुल। पूर्वा फागुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, जो प्रेम संबंध और सुख सुविधा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ये ग्रहण के दौरान व्यक्तिगत रिश्ते, भावनात्मक संतुलन पर भी विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। विशेष बात यह है कि इस दिन होली का पर्व भी है, जिसे ये खगोलीय घटना और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और अधिक बढ़ा दिया देता है। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरीके से ग्रहण का समय और सब कुछ। अब ले लेते हैं सवाल नितिशा जी से। एक रहेगा मेरा, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां रखें, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नाम सुनते ही लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। नितिशा जी बताइएगा क्या करें और क्या ना करें। देखिए, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और भारत पर दिख भी रहा है, दृश्य भी है। तो अब चंद्रमा हमारे मन का जातक है। मन और राहु केतु साथ में हो रहे हैं, क्योंकि केतु जहाँ पर है उसके 180 डिग्री पर राहु महाराज होंगे, और राहु इस समय मंगल के साथ यानी अंगारक दोष भी बना है। यहाँ पे सिर्फ चंद्र ग्रहण की गणना नहीं, यहाँ पे अंगारक दोष की गणना भी होगी। तो इस समय दुर्घटनाएं होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो रहे हैं। अब मंगल जो भूमि पुत्र भी है, यानी भूकंप, ज्वालामुखी फटना, ये सब हो सकता है। चंद्रमा जल है, तो जल से संबंधित सुनामी या जल से संबंधित बीमारियां भी होने के चांसेस बनते हैं। अब यहाँ पे सावधानी क्या रखी जाए? स्पेशली जो सावधानी है वो गर्भवती स्त्री के लिए होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो अपने गर्भ का ध्यान रखें, चंदन का लेप जरूर लगाएं। साथ ही साथ बुजुर्ग,
बच्चे जो लोग भोजन उस समय छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सूतक काल तो देखिए उठते ही लग गया आपका, और ग्रहण 3:20 से 6:46 तक है। तो इस समय भोजन ना करें। लेकिन जो छोटे बच्चे बुजुर्ग हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगी वो पेय पदार्थ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय दुर्घटनाओं से बचे, वाद विवाद से बचे। रिश्तों में वाद विवाद बहुत देखने को मिल सकता है योशी जी, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। यात्राएं इस समय जरूर रोक दीजिए, क्योंकि एक पक्ष यानी 15 दिन तो बिल्कुल शुभ नहीं माना जाते एक ग्रहण पर। तो उस समय यात्राएं करने से बचना आपको सुझाव जरूर दिया जाएगा। चलिए, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहेंगे चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से मंत्र का जाप करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि भगवान हनुमान का भी पाठ करना चाहिए, और जो है नकारात्मक शक्तियां जो होती है उससे भी हम बच सकते हैं भगवान की अगर पूजा करें। देखिए, नेगेटिविटी के लिए तो हनुमान जी की पूजा करी जाती है। उस समय नेगेटिविटी बढ़ती है ब्रह्मांड में, षष्ठी में। लेकिन बात को ये समझना होगा ग्रहण किसको लग रहा है, चंद्रमा को। ठीक है। तो चंद्रमा का मंत्र क्या है? ओम श्राम श्रीम श्रोम सः चंद्रम से नमः। रुद्राष्टक का पाठ वो लोग करें जिनका चंद्रमा राहु केतु या शनि के साथ है, उन्हें रुद्राष्टक से लाभ मिलेगा। 6:46 के बाद जलाभिषेक शिव जी को करें वो लोग जिनको किसी तरह का मानसिक संताप है, जिनको किसी तरह की बीमारियां हैं, उनको लाभ मिलेगा। शिव चालीसा हर कोई पढ़ सकता है, और जिसको कुछ समझ नहीं आता है, मान लीजिए आपके घर में छोटा सा 6-7 साल का बच्चा बेचारा मंत्र नहीं पढ़ सकता है, तो ओम नमः शिवाय इसका पाठ करना है। सिंह राशि में लग रहा है, इसलिए राम रक्षा स्तोत्र करना शुभ रहेगा, हनुमान चालीसा पढ़ना शुभ रहेगा। सिंह राशि में होने की वजह से खास तौर से विष्णु जी की भी उपासना, नारायण की उपासना, भगवान राम की उपासना करना लाभकारी रहेगा। चलिए, ये आपने भगवान को लेकर के भी बताया, क्योंकि थोड़ा सा लोगों में भ्रम रहता है पूजा करें किस भगवान की और किस तरीके से मंत्रों का जाप करें। स्वाति जी, आपसे सवाल रहेगा, ग्रहण अवधि में किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जरा दर्शकों को बताइएगा। ग्रहण के समय विवाह, गृह प्रवेश, अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि मान्यता ये है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों पर ग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसे मांगलिक कार्यों के लिए उचित समय नहीं माना जाता। यात्रा भी टालनी चाहिए, और ग्रहण के दौरान सोना उचित नहीं माना जाता। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और रोगी विशेष सावधानी रखें और अधिक देर बाहर न रहे, क्योंकि पारंपरिक मान्यता के अनुसार ग्रहण और सूतक काल में भोजन पकाना और खाना भी वर्जित माना जाता है। पहले से रखे भोजन में तुलसी पत्ता डालकर रखें, क्योंकि तुलसी को ग्रहण का दोष नहीं लगता। इसलिए आप उसके बाद अपने घर में शुद्धिकरण करिए, आप स्नान करिए, घर को, अपने मंदिर को आप शुद्ध करें गंगा जल से, ये चीजें आप करिए। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ग्रहण खत्म होगा तो किस तरीके से घर में गंगा जल से छिड़काव करें, पवित्रता लेकर के आए, इसको लेकर के भी लोग जानना चाहते हैं। नितिशा जी, आपसे सवाल रहेगा, होली की हम बात करें, क्योंकि तो होली दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे पूजा करें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पूजा कैसे करें। अब होलिका दहन का जैसे कि हमें प्रदोष व्यापनी भी चाहिए, भद्रा के पुच्छ को भी अगर हम देखते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये मेंशन है कि भद्रा का मुख हो तो उस समय कोई विशेष कार्य ना करें। अब पुच्छ हमें मिल रहा रात्रि काल निश्चित मुहूर्त के बाद, उस समय यानी 12 बजे से लेकर 2:02 तक आप इसकी पूजा कर सकते हैं होलिका दहन की। और जो विशेष मुहूर्त है वो 12:55 से 2:02 तक है। अब पूजा कैसे करें? इस समय हम होलिका दहन नहीं करते, हम संवत दहन करते हैं, यानी पिछले साल की जितनी भी निगेटिव काम थे, निगेटिव ऊर्जाएं थी और जो हमारे कार्य रुक गए, हम उनका दहन करेंगे। होलिका जी और प्रहलाद जी की कथा से भी हमें क्या समझने को मिला कि जो नकारात्मक ऊर्जा थी होलिका, वो जल गई, और जिनमें भक्ति की शक्ति प्रहलाद थी वो बच गए। तो प्रहलाद जी ने ये इस चीज का वो दिया है सूचक कि जो नकारात्मकता है वो जलाई जाती है। और इसी के बाद हमारा शक संवत 2083 शुरू होगा। तो अब हमारा शक संवत शुरू होने वाला है, तो संवत पिछला जलाया जाएगा। पूरे साल का जो निगेटिव पार्ट है वो इस समय जलाया जाता है। पूजा कैसे करें? अनाज, गन्ना इस समय फसल उतरती है, तो हम वहाँ पर गन्ना जरूर लेकर के जाते हैं। इसलिए अपने घर से कोई ना कोई अनाज, खील है, क्योंकि खील अपने छिलके को कभी बीज को छोड़ता नहीं है। इसलिए अगर हम खील से पूजा करते हैं, यानी हम श्री हरि विष्णु से, आत्मा परमात्मा से हमेशा जुड़ी हुई है, इस चीज का प्रतीक माना जाता है।
दूसरी चीज, अपने ऊपर से एक नारियल लेकर, अगर आप रोगी हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, बच्चा परेशान करता है, शिक्षा में मन नहीं लगता, एक नारियल लेकर 3 बार क्लॉकवाइज घुमा करके होलिका में दहन करने से आपकी वो जितनी भी निगेटिविटी चीज थी वो वहीं पे दहन हो जाएगी। अब प्रतीक जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगे कि इस साल होली 2 दिनों के बजाय 3 दिनों के फेर में जो खींच रही है, इसको लेकर के जरा बताइएगा। देखो सर्वप्रथम तो अच्छी बात है ना, तो रंगों का त्योहार 3 दिन मनाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए सारा समस्या पंचांग की है। हाँ, अब निर्णय सिंधु कुछ कह रहा है, हाँ, तमाम तरह के और पंचांग कुछ कह रहे हैं। हाँ, अब जैसा कि अभी निष्ठा जी ने बड़े अच्छे से बताया, भाई सूतक काल में जब कहा गया है पूजा तक नहीं करोगे, आप उस समय कान्हा और ठाकुर जी को रंग लगाओगे? नहीं संभव है। उस समय दहन करोगे? नहीं संभव है। तो 3 तारीख इसलिए ना हो गई कि जब सूतक काल है, रात्रि काल तक आपके ग्रहण है, तो इसलिए उसको नहीं मनाया जा रहा है। उसका प्रतिपदा तिथि शुरू हो जा रही जहां होलिका दहन नहीं होता है। भाई 6:46 पे के बाद प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, इसलिए उहापोह की स्थिति। लेकिन जैसा कि आप हम लोग बता ही रहे, आप या तो 8 बजे के बाद कर सकते हो 3 को, नहीं तो 2 तारीख सर्वश्रेष्ठ है। 12:05 जब भद्रिका की पूछ होगी, और खास तौर से 12:50 से 2:02 तक मध्य रात्रि में सर्वश्रेष्ठ काल है 2 तारीख को मनाया जाए। अब इस प्रॉब्लम की वजह से 2, 3 और 4 3 तारीखें निकल आई हैं। अब दहन तो 2 को भी बनता है, 3 को भी बनता है, और खेलने वाला फिर 4 को बन जाता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं जो 2 को जलाएंगे वो कह रहे हैं भाई 3 को फिर खेलने अगले दिन। अब 3 को पूरी रात तक तो दिन का त्योहार होता है, रंगों का खेल। अब 7 बजे तक तो पूर्णिमा तिथि है, आप खेल कैसे लेंगे? तो समस्या ये है, इसलिए 3 दिन की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, और इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी है। हम देख इसीलिए रहे हैं हम अलग यहाँ अलग पे राज्यों में पूजा, और अलग अलग राज्यों में लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। पंचांग है, अलग-अलग बनारस हाँ। का पंचांग वो मेंशन कर रहा है हाँ। कि रंगों भरी होली 4 को खेली जाएगी, और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 2 को वो दिखा भी रहा है। तो इसमें कोई आपको भ्रमित रहने की जरूरत नहीं है। पंचांग का काम ही है हमें पंचांग यानी तिथि विशेष मुहूर्त को देखकर हमें बताना। तो 2 तारीख को जलाना है और 4 को खेलना है, और 3 तारीख को अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है, जिस समय आप अपनी ऊर्जाओं को बिल्कुल पूरी तरह से सुचारू रूप से चला सके, अपनी कुंडलिनी को जागृत करे, तो मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा समय है। चलिए, तो ये कंफ्यूजन जो लोगों में है वो तो दूर हो गया होगा कि आप 4 तारीख को होली खेलिए। स्वाति जी आपसे एक सवाल रहेगा, होली पर भद्रा का भी साया है, जरा बताइएगा इसके बारे में। देखिए 3 मार्च 2026 की भद्रा काल अवधि लगभग 1:25 दोपहर से 4:30 बजे तक रहेगी। इस दौरान होली का पूजन दहन जैसे शुभ कार्य वर्जित माने जाएंगे। भद्रा को शनि की बहन और क्रूर स्वभाव की माना गया है, इसलिए जब तक भद्रा का प्रभाव रहेगा अग्नि से संबंधित शुभ कार्य शुभ संस्कार नहीं किए जाते। आपसे जानना चाहेंगे स्वाति जी, होलाष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाता है, और इस बार जो है होलाष्टक कब से लग रहा है, जरा बताइएगा दर्शकों को। होली से पूर्व आने वाले 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। ये इस वर्ष 24 फरवरी से शुरू होकर ये 3 मार्च तक होली का दहन किया जाएगा। परंपरा इन दिनों में मांगलिक कार्यों को वर्जित माना जाता है। कई स्थानों में इन्हें जले कटे दिन भी कहे जाते हैं, अर्थात ऐसे दिन जब विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य करना निषेध माना जाता है। और पौराणिक कथा के अनुसार असुर राज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति से अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने 8 दिनों तक प्रहलाद को अनेक यातनाओं के बाद इतना प्रताड़ित किया, जिसके अडिग आस्था के कारण हर प्रयास निष्कर्म हो गया। 7 दिनों तक यही परीक्षा भक्ति के अटल शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली, जिसने अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो जरूर, किंतु देवी न्याय से होलिका स्वयं भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। इसलिए ये 8 दिन कष्ट और परीक्षा के प्रतीक माने जाते हैं, और 8वें दिन बुराई का दहन होता है। यही होलिका दहन का संदेश है। बिल्कुल। अब आपसे जानना चाहेंगे प्रतीक जी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर ना बहुत सारी अभी अफवाहें भी देख रही हूँ होलाष्टक को लेकर के। कहा जा रहा है 24 फरवरी से है, तो छोटे बच्चे खासकर ध्यान रखें, उनके जो कपड़े वगैरह सुखाए जाते हैं उसको अंदर रख दे, और मीठा बच्चों को ना दे, और बाहर जा रहे हैं तो उनको कंट्रोल में करके रखे। जरा इसको लेकर के देखिए, बताइएगा। कहीं ना कहीं प्रहलाद की कथा है इसके पीछे। हाँ। वो बच्चा रूप में था,
हाँ। और उसको कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न हुआ। तो इसलिए लोग इन 8 दिनों में अपने 5 साल से छोटे बच्चों जिन पर इसका प्रभाव आसानी से होता है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि उनको क्या खिलाया जा रहा है, उनके साथ क्या किया जा रहा है। हाँ। तो कहा जाता है 5 से 8 साल तक के बच्चों को कपड़े से लेके तमाम तरह की चीजें हैं समाज में, उससे दूर रखना चाहिए। और जिस तरह से आज विकृतियां समाज में फैल रही हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ किसी भी उम्र के बच्चे को आपको दूर ही रखना चाहिए। अच्छा प्रतीक जी, इसमें कहा गया कि ये जो 8 दिन होते हैं ये काला जादू होता है, इसको लेकर के इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो 8 दिन है, इस तरह के तमाम नकारात्मक शक्तियां रहती हैं। ये 8 दिन 8 ग्रहों को दर्शाते हैं। 24 तारीख को चंद्रमा जिनका कमजोर, उन्हें चंद्र की पूजा करनी चाहिए। फिर 25 तारीख को सूर्य को, राहु तक 8 दिन होते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं होलिका का दहन हो जाता है। इसलिए होलाष्टक का जले कटे दिन, खराब दिन, इस पर कहते हैं आसुरी शक्ति ज्यादा रहती है, क्योंकि 8 ग्रह पीड़ित हो गए। अब आप ये बताइए, जब 8 ग्रह पीड़ित हो गए, सूर्य आपको क्या देता है? ऊर्जा, पावर, शक्ति। चंद्रमा क्या देता है? मन की शक्ति। मंगल क्या देता है? साहस। बुध क्या देता है? समझ, बोलने की शक्ति। जब ये सब कमजोर हो गई तो आप भी तो कमजोर हुए। इसलिए 8 दिन शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, और बच्चों में समझ कम होती, वो आसानी से बेवकूफ बन सकते हैं। इसलिए कहा जाता है उनको इन सब चीजों से दूर रखें। चलिए, आपने ये स्पष्ट किया, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है होलाष्टक को लेकर के कि 24 फरवरी से 3 मार्च तक काला जादू हो जाएगा। आप अपने घर पर जो है बच्चों को अंदर रखिए, कंट्रोल कीजिए, तमाम तरीके के। लेकिन आपने क्लियर किया। नितिशा जी, आपसे सवाल रहेगा, होली पर कौन से संयोग बन रहे हैं, जरा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, पहली बात तो इस साल होली पर जो संयोग बन रहे हैं वो चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है। हाँ। और इस चतुर्ग्रही राजयोग पर गुरु की पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है। अब उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी पड़ रहा है, तो ये जो योग बन रहे हैं बेहद शुभ रहने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मंगल अपनी उच्च राशि से निकलकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो अंगारक दोष भी बन रहे हैं। लेकिन जैसे कि अभी हम होलाष्टक पर बात कर रहे थे आयुषी जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, साल में यही 8 दिन होते हैं जिस समय ये नव के नव प्लैनेट अपनी रुद्र अवस्था में आ जाते हैं। इसीलिए होलाष्टक को बहुत विशेष कहा जाता है। इस समय 7 कार्य, शादी, विवाह, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश और व्यापार आरंभ मुहूर्त तक समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि आप तंत्र मंत्र की बात कर रही थी, जो होली की रात्रि है वो 4 रात्रियों में बहुत विशेष है। मोह रात्रि, दारुण रात्रि, अमावस्या की, दीपावली की रात्रि। अब जब इतनी स्पेशल रात्रि है जिस समय होलिका का दहन होता है, संवत का दहन होता है, उस समय अगर नकारात्मक जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए उस समय पूजा विधान का महत्व दिया जाता है। तो बिल्कुल इस समय जो नकारात्मक शक्ति है बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। आप लोग अपने बच्चों का, खुद का बहुत ध्यान रखें। और यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, जिसका अभी शिशु पैदा हुआ है 1 या 2 महीने का, 40 दिन के अंदर, साथ ही साथ जिनकी अभी अभी शादी हुई है इसी महीने या पिछले महीने, वो लोगों को होलिका दहन होते हुए नहीं देखना चाहिए, क्योंकि न्यूली मैरिड है, बहुत खेलते कूदते चले जाते हैं और चलते हैं, रंग लगा के आते हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखिए, आप लोगों के लिए ये उत्तम नहीं होता है। चलिए, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के लिए तमाम चीजों को लोग थोड़ा सा अवॉइड भी करते चले जाते हैं, लेकिन फिर उसके परिणाम क्या होते हैं ये भी थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। स्वाति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि होली का पौराणिक महत्व क्या और इसके पीछे की कथा बताइएगा। देखिए, होली का पौराणिक महत्व मुख्य रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति से जुड़ा। ये त्योहार अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को बचाने और उसकी बुआ होलिका के अग्नि में जलने की कथा से के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप, उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते थे। जब उसे पता चला कि प्रहलाद विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहता है, तो उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को यातनाएं देने लगा। हिरण्यकश्यप की होलिका नाम के एक बहन थी, उसे वरदान था कि वो अग्नि में भी जलेगी नहीं। तब ऐसी स्थिति में हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बिठाकर आग में प्रवेश कर गई, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भी भक्त प्रहलाद बच गया और तब होलिका जल गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ये होली का पर्व मनाया जाता है। और जैसे प्रतीक जी ने बोला कि यहाँ पर नेगेटिव ऊर्जाएं बहुत सक्रिय होती है, आप जगह जगह चौराहों पर भी टोने टोटके ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस समय पृथ्वी लोक पर
नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। हाँ। इसीलिए जब होली का दहन हो जाता है उसके बाद से ही शुभ मुहूर्त का समय शुरू होता है और मांगलिक कार्य शुरुआत होती है। चलिए, आपने ये बहुत अच्छी कहानी भी इसके पीछे की बताई। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि होलिका दहन की पवित्र अग्नि में कुछ विशेष सामग्रियां जो है वो अर्पित करने से रिश्तों में कहा जाता है मिठास आ जाती है। तो निश्चित तौर पर जौ हो गया, हाँ। गेहूं की बालियां हो गई, और खास तौर से गोबर के कंडे, हाँ। जिसको आप बोलते हैं, वो आपको अर्पित करने से, और आपको निश्चित तौर पर होलिका माता का प्रॉपर पूजन धूप बत्ती से चावल छिड़क के करना चाहिए। उसके बाद 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। एक उनसे अपना बंधन बांधना चाहिए कि अगले साल तक हमें हर तरह के कष्टों से मुक्ति दो, और वो भी इसी अग्नि में खत्म हो जाएं सारे कष्ट। और अगले दिन खास तौर से जो आप प्रश्न पूछ रही हैं उसका मैं मेन वो बता दूं, जिस्ट जो है वो ये है, अगले दिन जो राख होता है उसे जरूर अपने घर में लाके अपनी तिजोरी में या अपने जहाँ पे पैसे रखते हो वहां रखना चाहिए, तो बहुत लाभ होता है। खास तौर से गेहूं की बाली रिश्तों में मजबूतियां लाती है, और जिन महिलाओं की विवाह नहीं हो रहे हैं, शादी नहीं हो रहे हैं, उनको गोबर के पीपले जिसे आप लोग बोलते हैं वो भी 5 की मात्रा में या 11 की मात्रा में अर्पित करने चाहिए। क्योंकि कई घरों में महिलाओं को देखना वर्जित है होली, तो उन्हें अपने भाई, पिता या पति किसी भी रूप में जो भी जा रहा हो उनको दे देना चाहिए, और होलिका माता को नमन करते हुए अपनी मनोकामना के लिए कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए। ठीक है। नितिशा जी, एक सवाल रहेगा, होलिका दहन की पूजा और अग्नि में अर्पित करने के लिए जैसे कि कौन सी सामग्री वो बताया प्रतीक जी ने, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, जरा इसको भी बताइएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या नहीं हाँ। करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया को देखते हुए बहुत सी चीजें अब करने लग गए हैं। तो होलिका दहन के समय जितनी भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो तो आप जला ही रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं तो बीमार हूँ, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, ये नकारात्मक ऊर्जा भी आपको जला करके आनी है। हाँ। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि इस समय नकारात्मक बातों को बिल्कुल ना करें, किसी की बुराई बिल्कुल ना करें। जितना मंत्र से, जप से जुड़ते हैं उतना आपके लिए विशेष रहेगा। यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य, सब स्पेशली व्यापार मुहूर्त, व्यापार को आरंभ करना, या फिर शादी, जैसे लड़का देखने चले गए, लड़की देखने चले गए, ये सब बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। एक चीज और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी, देखिए दूसरे दिन ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ पर धन से संबंधित कोई भी चीज जो बड़ा डिसीजन है इन दिनों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा यानी लिक्विड मनी, तो लिक्विड मनी से संबंधित भी दिक्कत आने के चांसेस बने हुए हैं। इसलिए बहुत सतर्क रहे, और जैसे कि तंत्र मंत्र का भय रहता है, तो अभी प्रतीक जी बता रहे थे कि होलिका की राख बहुत स्पेशल है। बिल्कुल। तो 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में उस राख को लाना चाहिए, अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, और अगर आप एक लकड़ी जलती हुई ले आते हैं, वो आपके घर के वास्तु दोष को भी समाप्त कर देती है। हाँ। उसको ला करके उत्तर पूर्व में रखिए, ये आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। और तामसिक भोजन से, शराब से, जो तामसिक भोजन है उससे कृपया दूर रहिए, क्योंकि ये जो त्योहार है ये आपकी ऊर्जाओं को जागृत करने का त्योहार है, निगेटिविटी लो करके पॉजिटिविटी को बढ़ाने का है। और ये साल और भी ज्यादा स्पेशल हो गया क्योंकि चंद्र ग्रहण भी पड़ गया, तो इसलिए तामसिक चीजों से कृपया दूर रहना चाहिए। और होली खेलते समय भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा हू हल्ला कर रहे हैं, या कुछ ड्रिंक्स ले लेते हैं, भांग ले लेते हैं, तो तामसिक चीजें इसमें भी आती है। कोई भी चीज प्रसाद के रूप में लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एंजॉयमेंट बना देते हैं और दूसरों के लिए वो कर लेते हैं, तो वो गलत है। और एक्सीडेंट बहुत होते हैं होली के वाले दिन, तो कृपया वाहन धीरे चलाएं। ग्रहण पड़ने के कारण ये समय और ज्यादा दुर्घटनाएं होने की संभावना बन रही है, और जल से और वायु से संबंधित रोग भी होंगे, इसलिए अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि होली का त्योहार रंगों का त्योहार होता है, तो आप रंगों से खेलिए। प्रतीक जी, आपसे एक सवाल रहेगा, क्योंकि होलिका की राख की लगातार बात हो रही है, तो क्या ये तिलक करने से शुभ होता है, कैसे करें? तिलक करने से निश्चित तौर पर तिलक कहीं ना कहीं आपके आज्ञा चक्र को मजबूत कर रहा होता है, तो इससे बेहतर तो कुछ होता ही नहीं है। आप तिलक करने से ही शुरुआत करनी चाहिए, फिर धूप बत्ती चावल पुष्प ये सब चढ़ाना चाहिए। तिलक का महत्व ज्योतिष शास्त्र धर्मशास्त्र सनातन में है, और उसको आप नकार नहीं सकते हैं। और कहा जाता है जो होलिका दहन की भभूत होती है उसको भी माथे पे लगाना चाहिए, और अगले दिन नहीं, जिस दिन आप 5 फेरे लें 7 फेरे लें तब लगाइए, इसके अगले दिन तो राख लाइए,
फिर अपने परिवार को जरूर लगाइए। तो ये कुछ ऐसी चीजें, उसका तिलक लगाइए, केसर का तिलक उस दिन लगाइए, क्योंकि विष्णु जी की उपासना प्रहलाद करते थे, वो बड़ा लाभकारी होता है। अपने बृहस्पति को बलि बनाते हैं। चंदन का तिलक लगाइए इस बार, इसलिए क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, तो इसलिए चंदन का, व्हाइट चंदन का तिलक लाभकारी रहेगा। 3 तारीख का मूलांक बृहस्पति को दर्शाता है, उसी दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो पीले तिलक का भी उपयोग करिए, पीले चंदन का उपयोग करिए। तो मैं यही कहूंगा, केसर का तिलक, चंदन का तिलक, सफेद चंदन और पीले चंदन तिलक लाभकारी रहे। बिल्कुल। और प्रतीक जी, हमारी भारतीय संस्कृति में तिलक का तो खास मान्यता भी है। स्वाति जी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक अंगारक योग बन रहा है, इसका क्या मतलब है, जरा बताइएगा। देखिए, 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक अंगारक योग बन रहा है, जिसमें मंगल और राहु की युति कुंभ राशि में हो रही है। यह योग ऊर्जा और अचानक घटनाओं और निर्णयों का योग बढ़ाने वाला है। इसलिए इस अवधि में संयम और सतर्कता आवश्यक लेनी है, क्योंकि मंगल और राहु जब कुंभ राशि में होंगे, जिसे अंगारक कहते हैं, मतलब आप समझ लीजिए अंगारों की तरह कि कुछ दहक रहा है, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि आप प्रिकॉशन जरूर रखिए। आग से, किसी भी फायर तत्व से आपको थोड़ा सा आपको कॉशन रखना है, चाहे वो दुर्घटना की बात हो, चाहे वो आपके घर की बात हो। बिल्कुल। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि राशि अनुसार किस रंग से होली खेले। स्वाति जी, आपसे जानना चाहेंगे, मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को बताइएगा कौन सा रंग उपयोग करना चाहिए। देखिए, यदि आपकी राशि मेष है तो लाल रंग आपके लिए सबसे शुभ रहेगा, क्योंकि मंगल के प्रभाव से ये ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। वृषभ राशि वालों के लिए पीला रंग शुभ रहेगा, क्योंकि शुक्र के प्रभाव में सुख, समृद्धि और मानसिक संतुलन बना रहेगा। और यदि आपके राशि मिथुन है तो हरा रंग, क्योंकि ये सबसे शुभ रहेगा, क्योंकि इसके प्रभाव आप ये समझिए विकास, संतुलन और नई संभावनाओं का प्रतीक माना जाता है हरा रंग। तो स्पष्टता से आप ये रंगों का उपयोग करें। चलिए रितिशा जी, आप बता दीजिएगा कि जो है कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि कौन से कलर का उपयोग करें। जी, तो देखिए, कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो हमारे मन के कारक है। भावनात्मक वैल्यूज चंद्रमा से देखी जाती है, इसलिए अपने चंद्रमा को ठीक करते हुए इस दिन गुलाबी रंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। साथ ही साथ जो चंद्रमा का रंग है वो है सिल्वर कलर, व्हाइट कलर। अब व्हाइट कलर का तो गुलाल होता नहीं है, इसलिए मैंने गुलाबी रंग यहाँ पे ऐड ऑन किया है। और सिल्वर कलर अगर आपको मिल जाता है तो बेहद शुभ रहेगा। अपने पार्टनर को पहले तिलक लगाए, इससे आपके उनके साथ जो भावनात्मक जो वैल्यूज है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और आप जिनको जिनको प्यार करते हैं, क्योंकि हम प्यार पहले किससे करते हैं, ठाकुर जी से, शिव जी से, तो उन्हें पंचरंगा जो रंग आता है वो होली वाले की दुकान से मिल जाता है, जहाँ से रंग आपको मिल रहे होते हैं। तो पंचरंगा रंग लगाकर पहले लाकर शिव जी को लगाएं, ठाकुर जी को लगाएं, और अपने पार्टनर को सिल्वर कलर का रंग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य है। ये सत्ता, सरकार और आपके आत्मविश्वास को दिखाते हैं। अगर आप नारंगी या लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, अपने पार्टनर को, अपने घर के बुजुर्गों को, माता पिता को रंग लगाते हैं, गुरुओं को रंग लगाते हैं लाल और नारंगी, तो इससे आपका नेम फेम ऊंचाइयां बढ़ती हैं। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह वो बुध महाराज है। कन्या राशि वाले अगर हो सके तो हरा रंग या हल्का पीले रंग का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। इससे आपकी ऊर्जाएं बैलेंस होती हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं इस समय बहुत जरूरी भी हो रही है। इसलिए हल्का हरा रंग, हल्का पीले रंगों से आप गुलाल लगाइए। और इस समय गीले रंगों का प्लीज प्रयोग मत करिए। ये इस समय देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा होता है, तो बहुत जल्दी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आती हैं। अब कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र महाराज है। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज हो जाते हैं। नीले रंग का या गुलाबी रंग के गुलाल से अगर आप होली खेलते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपके भी जीवन में जो नेम फेम है, धन की स्थितियां तक मजबूत होती हैं। एक चीज इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगी, जिस भी होली के पैकेट पर कोई भी भगवान का पिक्चर बना हो, कृपया ऐसे पैकेट्स ना खरीदे, क्योंकि आप उनको होली के रंग यूज करने के बाद आप उनको पैरों में फेंक देंगे। तो इस बात का बेहद ध्यान रखिए। चलिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कौन से राशि कौन से रंग से जो है इस बार होली खेले। प्रतीक जी, आप बता दीजिएगा वृश्चिक राशि के बारे में, धनु राशि और साथ ही
मकर राशि, कुंभ राशि के बारे में बताइएगा। देखिए, वृश्चिक की बात करें, ऊर्जा साहस की राशि है, रहस्य की राशि है, तो लाल रंग, पीला रंग, गोल्डन कलर का रंग आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न, धनु राशि वाले क्या करें। देखिए, स्थायित्व की राशि है, धर्म की राशि है, भाग्य की राशि है, पिता की राशि है, तो निश्चित तौर पर आपको येलो कलर, केसरिया कलर, ऑरेंज कलर सूट करता है। उसके गुलाल लीजिए, ऑर्गेनिक लीजिए तो ज्यादा बेहतर, जिससे आपको भी फायदा हो, दूसरे को नुकसान भी ना हो। अब बात कर लेते हैं मकर लग्न, मकर राशि वाले। तो आपका पृथ्वी तत्व की राशि स्थायी राशि है, तो निश्चित तौर पर नीला कलर, ग्रे कलर, ब्लैक कलर भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ब्लू के सारे शेड्स, सिल्वर के सारे शेड्स, ग्रे के सारे शेड्स, ग्रीन के भी सारे शेड्स आपके लिए लाभकारी रहेंगे। ये स्थायित्व लाएंगे और धन वर्षा कराएंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों। तो आपके लिए ग्रे और ब्लू और रॉयल ब्लू कलर, पर्पल कलर शुभ रहने वाले हैं। इससे खास तौर से ब्लैक कलर और ग्रीन भी यूज करते हैं। इससे खास तौर से क्योंकि वायु तत्व की राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो आपको समाज से लाभ, राजनैतिक लाभ और उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न, मीन रंग वालों। तो पीला, गुलाबी, लाल या हरा इन रंगों का प्रयोग करें। काल पुरुष की आखिरी राशि है, तो निश्चित तौर पर हर तरह के भावनात्मक कंट्रोल होंगे, विवाह में लाभ होगा और धन वर्षा के लिए इन कलरों का, इन गुलालों का प्रयोग करने से ज्यादा लाभ होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने रंगों की तो बात कर ली, थोड़ा सा राशि के अनुसार शुभ रंगों का चयन क्यों करते हैं, स्वाति जी आप बता दीजिएगा। देखिए, आप अपनी राशि के अनुसार शुभ रंगों का चयन करें, लेकिन होली के दिन सबसे पहले अपने इष्ट भगवान और घर में स्थापित सभी देवी देवताओं को श्रद्धा से रंग अर्पित करें। उसके बाद घर के बड़ों को आशीर्वाद ले। याद रखिए, रंग सिर्फ बाहरी नहीं होते, सच्चा प्रेम और सम्मान और सकारात्मक भाव का अपने जीवन को भी शुभ और मंगलमय बनाता है। जैसे नितिशा जी ने कहा, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद ले, अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट देवताओं को जरूर रंग लगाएं। और जैसे उन्होंने बोला 5 रंगों से, सबसे सुंदर बात मैंने आज नितिशा जी के मुंह से सुनी कि 5 रंगों से करें, क्योंकि हर रंग का अपना एक मूल्य है, अपना एक ऊर्जा है, अपना एक वाइब्रेशन है। तो रंगों से अपनी होली मनाइए और सब रंगों का अपना एक महत्व होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए होली का त्योहार रंगों का त्योहार होता है और हम देखते हैं किस तरीके से इस दिन घर पर मिठाइयां बनती हैं और लोग एक दूसरे को रंग लगा करके होली की बधाई देते हैं। लेकिन हाँ, आज हमने जो हमारा टॉपिक था कि होली पर ग्रहण का जो साया है, इसको लेकर के भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा लोगों में है कि भाई ये भारत में नहीं दिख रहा है तो ना करे, ऐसे करे। लेकिन हमने आपको पूरी तरीके से बताया कि होली का त्योहार है, थोड़ा सा सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। इसमें एक चीज आयुषी जी और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि ये चीज नहीं बोली जाती है होली पर, क्योंकि हर त्योहार पर दान की बात होती है, होली पर नहीं होती है। अच्छा, इसलिए आज के दिन भी आप होली जिस दिन खेलेंगे, आपने सबको रंग लगाना है, आशीर्वाद लेना है। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास रंग या गुजिया खरीदने के पैसे नहीं है, कृपया उनके घर में जाकर के गुजिया पहुंचाइए, रंग पहुंचाइए, एजुकेशन के लिए कॉपी किताब कुछ भी उनकी हेल्प करिए। अपने गुरुओं के धाम में भी जाकर के गुजिया जरूर दे करके आइए। किसी ब्राह्मण, किसी पंडित के घर भी जरूर दे करके आइए। इससे जब त्योहार आते हैं उस दिन अगर हम दान करते हैं तो विशेष ग्रहों की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस बार गुजिया भोजन का दान करना बिल्कुल भी ना भूलें।